हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 23 अगस्त 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर जो 10 बजे से 12 नून के बीच में हुआ है। तो चलिए पेपर की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुँह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं तो अब आप किस दिशा में मुँह करके खड़े हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है किस तरीके से दिया है कि हम डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हमारी डायरेक्शन होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ये दिशा में खड़े हैं इस तरीके से। और क्वेश्चन कह रहा है कि आप पश्चिम की ओर मुँह के खड़े, यहाँ मुँह के करके खड़े हैं और 270 डिग्री मुड़ते दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हमारे पास 270 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो यहाँ आ जाएंगे ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे आप कहाँ आ जाएंगे, दक्षिण में। तो आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से है क्वेश्चन। एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, तो फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसको इस तरीके से बना लेते हैं। फिर से वही डायरेक्शन है, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब किस तरीके से चल रहा है वो, 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ तो 15 मीटर पूरब गया, पूरब की ओर। फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ता है 10 मीटर चलता है, 10 मीटर यहाँ चल गया। फिर दोबारा मुड़ता है 15 मीटर चलता है, फिर यहाँ 15 मीटर चल गया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि पुरानी पोजीशन से तो ये पोजीशन के बीच का अंतर कितना है, तो यहाँ से कितना आ गया है, फिर से 10 मीटर। तो आंसर हो जाएगा डी, 10 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास कहता है कि पाई चार्ट दिया गया है, ठीक है, जिसमें क्या है, एक नामांकित अभ्यर्थी हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, दो का पाई चार्ट दिया गया है। उसने पूछा है कि संस्थान एस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थी, तो उत्तीर्ण यहाँ एस और पी से कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए हैं। एस और पी को जोड़ देते हैं, एस और पी को अगर हम जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा, 16 38 34%। किसका 34%, जो हमारे पास अभ्यर्थी है 5700 का। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा कितना, 34 गुणे 57, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, दूसरा ये दिया है कि टी और आर से नामांकित अभ्यर्थियों, तो टी और आर यहाँ नामांकित कितने हैं, 10 8 18%। तो यहाँ पे टी और आर ये नामांकित 18%, किसका, 8550 का। तो इसको काट देते हैं, 10 को 2 से काट देते हैं तो 5 बचेगा, 5 से कम 5 बचेगा हमारे पास 3, 5 7 35 ये। अब क्या करें, इन दोनों का अंतर पूछा है तो इसका गुणा कर देंगे और इसका गुणा कर देंगे। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करके घटा देना है, वो दोनों को गुणा करके घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 399, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कथनों को पढ़िए और निष्कर्ष के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। चौथा क्वेश्चन। तो पहला कथन है, ट्रे टेबल टेनिस खेलती है। ट्रे एक नाम है, कोई लड़का है लड़की, ट्रे टेबल टेनिस खेलती है तो लड़की है। तो और टेबल टेनिस एक कठिन खेल है, ये दो कथन है। तो निष्कर्ष ट्रे एक कठिन खेल खेलती है, ठीक है ना। तो देखो पहले से क्या है, ट्रे टेबल टेनिस खेलती है और टेबल टेनिस कठिन है, ठीक है ना। तो टेबल टेनिस कठिन के अंदर आता है कि नहीं आता है, टेबल बहुत सारे खेल हैं जो कठिन है, ये सारे बहुत सारे कठिन खेल हैं, ये क्या है, कठिन खेल है। इनमें से बहुत सारे खेल होंगे जिनमें से एक टेबल टेनिस है और ट्रे वो खेलती है। तो ट्रे कठिन खेल खेलती कि नहीं खेलती, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से निष्कर्ष दो क्या है, सही है। तो इसके ऑप्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है, आंसर बी, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में कौन सी आकृति बाकी से अलग है, त्रिकोण, गोला, वृत्त, वर्ग। तो देखो त्रिकोण, अगर हम बात करें किसकी, त्रिकोण की, तो त्रिकोण, वृत्त और वर्ग ये तीनों ही क्या हैं,
2 डायमेंशनल डायग्राम है, और गोला क्या है 3 डायमेंशनल है, स्फेयर है, तो अलग कौन हो गया हमारे पास गोला, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5वां। ठीक है, 3D है। छठा देखते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में स्क्रैम्बल को ये लिखा गया है, तो स्क्रैम्बल को लिखा गया है 1931। उसी भाषा में स्टंट को बताना है, तो यहाँ हम पैटर्न पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो पैटर्न क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो एस है, एस का नंबर क्या होता है 19, सी का नंबर 3, आर का नंबर 18, ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, बी का नंबर 2, एल का नंबर 12, ई का नंबर 5। तो जो नंबरिंग सिस्टम होता है उसी में है, किस तरीके से 1 2 3 4 5, यानी कि ए बी सी डी ई, और ला के कहाँ तक जेड 26 तक जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास उसी सीक्वेंस में नंबर दिए हैं, तो इसी तरीके से इसको कर देते हैं। एस स्टंट को, स्टंट में एस हमारा कितने नंबर पे 18, फिर टी 20, यू 21, तो 18 20 21 ये नंबर हमें देखना है। किसके लिए, स्टंट के लिए, सॉरी एस के लिए 19 20 21। तो 19 और 20 और 21 को देखेंगे तो हमारे पास कहाँ आ रहा है 19 20 21 पहले में भी है और तीसरे में भी। एक और देख लेते हैं, तो n का हमारे पास क्या आ जाएगा 14, 19 20 21 14, तो आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, किसने, एक महिला है, महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला कह रही, निर्मला एक लेडी है। तो देखिए निर्मला, तो निर्मला को बना लेते हैं इस तरीके से, ट्रायंगल में हम लेडीज़ को लेते हैं, निर्मला है यहाँ पे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कहा, वह मेरी बहन की माँ, वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। तो ये बहन यहाँ बना लेते हैं, बहन भी लेडीज हो गए, ट्रायंगल हम लेडीज़ को ले रहे हैं और स्क्वायर ले लेंगे इसको, और इसकी बहन की माँ, माँ इन दोनों की माँ होगी, वो भी एक लेडी होगी। ठीक है, तो ये माँ हो गई और ये बहन है। के इकलौते बेटे, इसके इकलौते बेटे की बात करेंगे, बेटा स्क्वायर से ले लेते हैं, तो बेटा क्या हो गया, ये इकलौता बेटा है, तो इसका क्या हो गया, निर्मला का भाई हो गया। ठीक है, बेटे की बेटी है तो इसकी बेटी है, तो भाई की बेटी है, तो भाई की बेटी हम क्या हो जाएगी, भाई की बेटी उसे क्या कह जाएगी, बुआ, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए क्वेश्चन है 8वां, अगला अक्षर क्या है, एनालॉगी क्वेश्चन है। पी के बाद क्यू आता है तो टी के बाद क्या आएगा, यू, तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा, आंसर डी। अगला, पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह ब्लाइंड संबंधित है। तो ब्लाइंड्स हमारे पास क्या होती है, खिड़कियों में आपने देखा होगा इस तरीके से ब्लाइंड की पट्टियाँ टंगी होती हैं, ये ब्लाइंड्स होती हैं इस तरीके से, पर्दा से कपड़ा से बनता है, या कुछ पट्टियाँ इस तरीके से भी होती हैं, इस तरीके से दरवाज़ा खोलते हैं पट्टियाँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कपड़ा पर्दे से बनता है, तो ब्लाइंड्स किससे बनती हैं, स्लेट से, तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां हमारे पास क्या है, साबुन का संबंध साफ सफाई से, उसी तरह इत्र का संबंध है। साबुन साफ सुथराई से होता है तो इत्र किससे होगा, गंदगी से, गंध से, तो आंसर हो जाएगा बी। 11वां क्वेश्चन है, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं, दक्षिण पश्चिम और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं, फिर डायरेक्शन का आ गया, अगर हम यहाँ पे हैं, ये हमारे पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ है। आप खड़े कहाँ हैं, आप यहाँ खड़े हैं दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं, यहाँ पे हैं, और आप क्या करते हैं 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं। 180 डिग्री दाईं ओर एक लाइन में मुड़ेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व, तो आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पूर्व। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वेन डायग्राम का है, किस तरीके से,
140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलते हैं, 70 इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं तथा 75 आउटडोर गेम खेलना। 3 गेम हैं, तो जब भी 3 गेम होते हैं तो हम कैसे बना लेते हैं, इस तरीके से बना लेंगे, 1 2 और 3, और टोटल इस तरीके से वेन डायग्राम, ठीक है ना। अब इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे वीडियो गेम को ले लेते हैं, वीडियो गेम VG, इंडोर को I लिख लेते हैं, आउटडोर को O लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कहाँ से जाते हैं, अंदर देखते हैं तीनों कितना खेलते हैं। तो इसके अतिरिक्त 30 छात्र इंडोर और आउटडोर दोनों खेलना पसंद करते हैं, 18 वीडियो गेम और आउटडोर पसंद करते हैं, 42 वीडियो गेम और इंडोर गेम पसंद करना, 8 को सभी प्रकार के खेल। तो सबसे पहले 8 पर भर देंगे, तीनों 8 खेलते हैं। अब देखते हैं, अब ये बोल रहा है कि पहला देखते हैं, 30 छात्र जो हैं वो क्या है, 30 छात्र जो हैं इंडोर और आउटडोर, 30 इंडोर और आउटडोर हैं, यानी कि ये वाला रीजन पूरा। तो ये वाले कितने बचेंगे, ये वाले हमारे पास 8 घटा देंगे, ये 22 हो जाएंगे, ठीक है ना। 18 वीडियो गेम और आउटडोर, वीडियो गेम आउटडोर ये दोनों मिला के कितने हैं, 18 बीच में, तो 18 8 चलेगा तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 42 इधर आ गया है, 42 वीडियो गेम, ये वाला रीजन ये 42 हैं, तो 8 यहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ कितने बचेंगे, 34, ठीक है। तो ये 34 आ गए। अब पूछा क्या आ गया, और ये टोटल कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास दे रखे हैं कितने, इधर 60 खेलते हैं, ये 70 खेलते हैं, और ये 75 खेलते हैं। तो वेन आरेख का उपयोग करके उन छात्रों को ज्ञात कीजिए जो केवल आउटडोर गेम खेलते हैं। तो केवल आउटडोर गेम खेलने वाले हमारे पास ये वाला रीजन बताना है हमें, केवल आउटडोर। तो ये क्या हो गया, 75 में से 10 और 8 घटा दीजिए, कितना, 10 8 और 22, तो ये कितना हो गया, 30 10 40 घटा दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, 35। तो आंसर आ गया आपका 35, ऑप्शन सी, ठीक है। ये मैथ का है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, श्रृंखला में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए और b+a का मान बताइए। तो लुप्त संख्याएं हमारे पास श्रृंखला दे रखी है, तो श्रृंखला की बात करते हैं तो यहाँ है 25 36 49, 25 36 49 बताना है। तो यहाँ पे अगली श्रृंखला क्या होगी, देखो 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 64। तो ए हमारे पास कितना हो गया, 64। फिर 9 का स्क्वायर, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगी 100। तो ए और बी का क्या आ गया, 100, तो दोनों का योग कितना होगा, 164। नंबर के स्क्वायर दिए हैं, ये 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, ठीक है। तो 164 आ गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि यदि P greater than Q इस तरीके से परिभाषित है, P less than Q इस तरीके से परिभाषित है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 less than 2 ग्रेटर है, तो यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा, 1 less than 2, ये ग्रेटर देन 2 क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, ये लेस देन 3 है, तो ये हो जाएगा 9 लेस देन 3। अब 9 लेस देन 3 में ये वाला यूज करेंगे, तो अब P की वैल्यू इसमें क्या हो गई, 9, तो 9 का क्यूब माइनस Q की वैल्यू कितनी हो गई, 3, तो 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर सॉरी, तो 9 का क्यूब हमारे पास कितना आ जाएगा, 729, और 3 का स्क्वायर 9 घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 720। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ए 720। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित अनुक्रम की बारीकी से जांच कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये आप दिया है, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद एक चिन्ह है। तो ऐसे अक्षर बताने हैं जिसके पहले और बाद में एक चिन्ह हो। तो यहाँ देख लेते हैं पहले और बाद में चिन्ह। तो आर के बाद अक्षर है, बाद में ये है अक्षर है, फिर नंबर है, यहाँ चिन्ह आ गया। लेकिन बी के अगर हम देखें पहले चिन्ह है लेकिन बाद में नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ देखें ई में, ई के पहले भी चिन्ह है बाद में भी चिन्ह है, तो ये तो हो गया। फिर ए के पहले है लेकिन बाद में नहीं है, एल के पहले नहीं है बाद में है, तो ये भी नहीं होगा। आई के पहले है बाद में नहीं है, एस के पहले आखिरी बाद में दोनों में नहीं है,
वी के आसपास भी दोनों नहीं है, सी के आसपास ये तो है लेकिन दाएं बाएं दोनों तरफ नहीं है, एन के एक तरफ है एक तरफ नहीं है, एच के एक तरफ है एक तरफ नहीं है, डी के एक तरफ है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक ही युग्म है, तो आंसर हो जाएगा डी। 16 नंबर पे हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन। पैटर्न देखते हुए आप निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे, तो पैटर्न बताना है। तो ए है, जेड है, सी है, वाई है, या इस नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे ए से सी में गए, किस में गए, ए से सी में गए हैं, तो ए से सी में गए हैं तो +2 हो गया, जेड से वाई में गए हैं तो -1 हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो ई से +2 करोगे तो कहाँ पे पहुँचोगे, ई से +2 करोगे जी में पहुँचोगे, एक्स से -1 करोगे तो किस में पहुँचोगे, डब्लू में पहुँचोगे। तो जी डब्लू का एक ही आंसर दिया है, ऑप्शन सी, और कुछ आपको चेक ही नहीं करना है। ये पैटर्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, दी गई संख्याओं के पैटर्न को देखते हुए निरूपित संख्या को कैसे व्यक्त करेंगे। फिर से पैटर्न बताना है। तो हमारे पास 17 नंबर में क्या है, यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या आ रहा है, एक है, फिर एक का क्या है, क्यूब है, या एक का स्क्वायर है, एक का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है। तो ये क्यूब किसका है, 7 का क्यूब है। तो यहाँ क्या होगा, 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आंसर में, 7 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा आंसर है 49। तो पैटर्न देखना था। अब देखते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अगर देखेंगे तो कौन अक्षर किसके बाद आता है, ठीक है ना। तो अगर ABCD पढ़ेंगे, ABCDEFGHIJKLMNOP, तो आप पाएंगे कि केवल ब्लूप्स है जो सीक्वेंस में आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि जैसे R की बात करें तो R P के बाद आता है, तो गलत हो गया, ठीक है ना। N L के बाद आता है, ये गलत हो गया। O इसमें देखेंगे तो हमारे पास क्या पढ़ेंगे, देखो C के बाद पढ़ोगे तो क्या है, DEFGHIJKLMNOP, ठीक है, QRST। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ऑर्डर में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लूप्स। 19वां देखेंगे हम। दिए गए आलेख का परीक्षण कीजिए और निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। वृत्त बता रहा है, जो सर्कल है हमारे पास वो बता रहा है नौकरी पेशा को, ये नौकरी पेशा को है। ये पिछड़े लोगों को बता रहा है और शिक्षित लोगों को बता रहा है ट्रायंगल। ये कह रहा है पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं हैं। जो शिक्षित नहीं है, शिक्षित ट्रायंगल था, ये पूरे हटा दो, ये पूरे हटा दो, शिक्षित नहीं है, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है तो पिछड़े माने वाले जाने कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं, तो ये बचे हमारे पास कौन, 17 और 5 22, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है। 0.2, 0.5, 0.5, 0.25, 1.5 का महत्तम समावर्तक। एचसीएफ वो होता है जिससे सारी संख्याएं विभाजित हो जाएं। तो इन देखो, ये सब एक दूसरे के क्या मल्टीपल हैं, लेकिन सबसे छोटी संख्या क्या है, ये 5, जिससे सब विभाजित हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी संख्या है। तो अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो ये हमारे पास एलसीएम आएगा और ये हमारे पास एचसीएफ आएगा। तो आंसर हमारे पास एचसीएफ पूछा है, तो हमारे पास आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या चाहे 9 से या 8 से पहले भाग के के लिए दे दीजिए। और क्वेश्चन किसका भाग देंगे, अगर हम सारी संख्याओं में 9 से भाग देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी 507, क्योंकि 504 तक कट जाएगा, शेषफल 3 बचेगा। और वैसे इन सारी संख्याओं का एलसीएम निकालोगे, एलसीएम इन सारी संख्याओं का निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 504।
तो 560 से विभागित करने पर 3 शेषफल किस में बचेगा? ऑप्शन सी में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो इसमें क्या है, जो 30 टेबलों का क्रय मूल्य है वो बराबर है किसके? 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, तो अगर रेशियो की बात करें तो 3 ये कट जाएगा, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना आ जाएगा? 4:3 आ जाएगा। तो 4:3 है, तो ये क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य है, लाभ हानि करनी है, तो प्रतिशत लाभ हानि कितना हो जाएगा? वो हमारे पास क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये 1 हो गया, ये कितना आ जाएगा? यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा? 25%। तो आंसर हो जाएगा ए, 25%। अगला है 23 नंबर। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 10 से उतने ही अधिक संतरे 10 में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ संतरे बेचता है, मान लो x संतरे बेचता है 10x/4 की दर से और उतने ही बेचता है 5 रुपये की दर से। अब वह पूरे लॉट को 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है, तो पूरे लॉट में हो गए 20 गुणे 2x, x प्लस x मिला के, और 9 की दर से बेचता है। किससे? 9 की दर से बेच रहा है, तो x तो हम यहाँ काट सकते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे पास। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50 गुणे 40 कितना हो जाएगा? 90/20। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये जो रेशियो आएगा, चलो रेशियो निकाल लेते हैं क्योंकि हमने x को काट दिया है, तो 90/20 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? ये 40/9 के। ये काट देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर मल्टीप्लाई कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम के लिए, तो कितना हो जाएगा? ये 81:80। तो 81:80 का यहाँ पे हमारे पास क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आ गया। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितना प्रतिशत का लाभ हानि बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना है? खरीदा 81 में है और बेचा 80 में है, तो हानि हुई है। तो सबसे पहले तो गेन नहीं होगा, लॉस होगा। अब देखते हैं लॉस कितना आ गया, तो 81 माइनस 80/81, वही फार्मूला जो ऊपर लगाया गुणे 100। तो ये कितना हो जाएगा? 100/1 हो जाएगा, तो 81 100/81 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे रेशियो में तो आंसर आ जाएगा सी, लॉस परसेंट। एक सही 19/81%। ठीक है, अगला देखते हैं 24। इसको एलिगेशन से कर सकते हैं। 2 प्रकार के चावल की दर 11 रुपये प्रति किलोग्राम, 21 रुपये किलोग्राम है, और 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको एलिगेशन से कर लेंगे। देखिए, एक है 11 का, एक है 21 का, और उसमें 17 आपको बनाना है। तो देखो इन दोनों का अंतर कितना हुआ? इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 4, और इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 17 1 6। तो ये अनुपात कितना होगा? 4:3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आएगा? 2:3। तो आंसर भी हो जाएगा यूजिंग एलिगेशन। ठीक, अगला देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्या कह रहा है आपसे कि 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? तो आपको 12.5% को क्या करना है? दुगना करना है। तो सीधे सीधे क्या कर देंगे? 100 में 12.5 का भाग दे दीजिए, दुगना करना है। तो ये आ जाएगा कितना? 0 125 81,000, तो 8 वर्ष आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अगला है भारतीय रेलवे 26 नंबर। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। 150 दिनों में काम पूरा करना है, 200 श्रमिकों को नियुक्त किया है। ठीक है,
यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया हो, तो 50 दिनों में 1/4 काम किया गया है, हुआ गया है कि 200 लोग हैं, उन्होंने 50 दिनों तक लगे रहे तो 1/4 काम किया। ठीक है, तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के नियुक्त किए जाने अतिरिक्त श्रम को अतिरिक्त हम मान लेते हैं कि मान लो x हैं, तो दिन कितने बचे हैं, 50 कर चुके हैं 100 दिन में, और कितना काम बचा है, 3/4 भाग बचा है। तो इसको हल कर लीजिए, 4 से 4 काट दीजिए। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, तो ये कितना हो गया, 50 दूनी 100, 100 तिरका 300, तो यानी कि x कितना आ गया, 300। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, 300 और श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो आंसर हो जाएगा A। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 12 पुरुष और 18 महिलाएं, 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से है कि 12 पुरुष हैं और 18 महिलाएं हैं, वो 12 दिनों में 10 दिनों में पूरा करते हैं। और उसी काम को 9 पुरुष 18 महिलाएं 12 दिनों में, तो 9 पुरुष और 18 महिलाएं 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो इसका यूज करके हमें बताना है कि उसी काम को 2 पुरुष और 3 महिलाएं कितने दिन में करेंगे। काम बराबर है, तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं सेम काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, दिन बताने हैं हमारे पास। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से हम कार्य क्षमता निकाल लेंगे। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो ऐसे कर लेते हैं, 2 चंका 12, 2 पंचे 10, तो यहाँ से 12 पंचे 60 और न छक्के 54, 60 में 54 गए तो कितना हो गया, 6 पुरुष बराबर उधर ले चलते हैं, 18 पंचे 90 और 18 चंका 108 में 90 गए तो 18 महिलाएं। तो इनके अगर हम रेशियो निकालेंगे तो पुरुष रेशियो महिला रेशियो कितना आ जाएगा, 18:6, यानी कि 3:1। तो ये हमारे पास 3:1 आ गया, कार्य क्षमता आ गई। अब चाहे इन दोनों से हम निकाल लेते हैं, अब इन दोनों का यूज कर लेते हैं, इन दोनों से कार्य क्षमता को जब हमारे पास आ गई है। तो देखिए पुरुष की कार्य क्षमता 3 की है, तो कितना कर देते हैं, 9 त्रिक 27 प्लस महिला की 1 है तो 18 गुणे 12 बराबर पुरुष की 3 है तो 3 दूनी 6 प्लस 3 गुणे डी। तो ये हो गया 45 गुणे 12 बराबर 9 गुणे 3, 9 से काट देते हैं, 9 45, 12 पंचे 60, तो डी बराबर आ जाएगा कितना, 60। तो 60 दिन चाहिए, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवन ऑप्शन से आंसर बी। कौन सा आंसर, बी, 60 दिन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला कहता है कि 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 49 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर घंटा की चाल से समान दिशाओं में चल रही हैं। 2 रेलगाड़ी चल रही हैं समान दिशा में। ठीक है, एक 49 किलोमीटर प्रति घंटा से एक 32, तो इनकी चालें क्या होंगी, घट जाएंगी। और तेज़ी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तो कोई व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो ये हो गया हमारे पास मेन पॉइंट। उस व्यक्ति को उन्होंने एक पॉइंट बना लिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो गया। तो तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसी को लगा देंगे। तो हमारे पास चाल कितनी है, पहले अंतर निकाल देते हैं, 59 माइनस 32, और किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिस्टेंस हम मान लेते हैं, दूरी डी मान लेते हैं, और समय कितना लग रहा है, 16 सेकंड में पार करता है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया। तो इसको देखें, अगर 58 में 32 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 27। अब 9 से भाग देते हैं, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 2 8 16। ठीक है, तो 5 3 15 और 8 हमारे पास कितना आ जाएगा, 120। तो ये 120 मीटर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर
120 ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्या कह रहा है कि 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। तो ट्रेन 67 मीटर और 33 मीटर सुरंग है, तो दोनों को पार करेगी अपने आप को, तो टोटल कितना पार करेगी? इसमें भी बराबर क्या आएगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है ना। तो अगर हम चाल की बात करेंगे तो ये कितनी है, दूरी कितनी है? 67 ट्रेन की और 33 सुरंग की, और समय कितना ले रहे? 10 सेकेंड। ठीक है। और ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में समय कितना लगेगा? तो यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है कि 65 मीटर समय मतलब नहीं है प्लेटफॉर्म कितना भी लंबा हो। प्लेटफॉर्म में एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। ठीक है। जब ट्रेन यहाँ से इंटर करेगी, मान लीजिए ये ट्रेन है, तो जब इसको पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 67 मीटर। तो ट्रेन को पार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रैप है, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी डिस्टेंस? 67, और उसमें कितना समय लगेगा? ये टी मान लेते हैं। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 33 और 67 कितना हो जाएगा? 100, और 10 से भाग दे दीजिए 10, तो टी कितना आ जाएगा? टी बराबर 67/10, यानी कि 6.7 सेकेंड। आंसर सी। ठीक है। 30वां देखते हैं। 30वां क्या कह रहा है कि निखिल की आय ऋतु की आय के अनुपात 2:1 के अनुपात में है। ठीक है। निखिल है और ऋतु है। तो अगर हम आय की बात करें, इनकी आय का अनुपात दिया है 2:1। आय के बाद 5:3 अनुपात में खर्च करते हैं, तो खर्च का अनुपात दिया है कितना? 5:3। उसके बाद 4:1 में बचत करते हैं, तो बचत भी दे रखी है कितनी? 4:1। ठीक है। ये बचत करते हैं। तो इनकम, मंथली इनकम बतानी है कि टोटल मंथली सेविंग निखिल और नीतू की मिला के कितनी है? सेविंग हमारे पास निखिल और नीतू की मिला के सेविंग है 10,000 रुपये। तो देखो 10,000 है, क्या है ये हमारे पास। इनका रेशियो, अगर हम रेशियो मान लें 5, इन दोनों को मिला लें तो 5 यूनिट है 10, 5 यूनिट है 10,000। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 2,000। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 1 यूनिट हो गया 2,000, तो ये हो गई 8,000। ठीक है। बचत, और बचत और खर्च एक दूसरे के क्या होते हैं? एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हम खर्च को निकालेंगे तो 10 इंटू 10, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 8 तिक 24, तो 24,000 में 10,000 घट जाएगा। तो बचत कितनी आ जाएगी? 14,000। ये 14,000 आ गया। कितना आ गया? 14,000। तो ये 14,000 हो गया। तो अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास ये 14,000 हो गया, तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा? 28,000। तो ये 28,000 और 14,000 आंसर आ जाएगा, यानी कि आंसर सी। यहाँ पे है कि क्रॉस मल्टीप्लाई बचत और खर्च का है, तो एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, उल्टा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 31। ठीक है। 31 क्या कहता है? 31 हमारे पास कह रहा है एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक 20% प्राप्त करता है, कितने? 20%, वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अधिकतम अंक को मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स, उत्तीर्ण मार्क्स को पासिंग मार्क्स मान लेते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन दी है वो क्या दे रखी है? यहाँ पे देखिए, पहली कंडीशन क्या दी है कि मैक्सिमम मार्क्स है, यहाँ पे लिख देते हैं इंग्लिश वाले में। तो 20% है किसका? मैक्सिमम मार्क्स का। तो 20% हो गया मैक्सिमम मार्क्स का। वो कितना है? पासिंग मार्क्स से 5 कम है। तो इसको 20 पंचे 100 कर देते हैं। तो यानी कि पहली इक्वेशन अगर समीकरण बनाएंगे तो क्या बनेगा? 5p - 25, p पासिंग मार्क्स हो गया। दूसरा कह रहा है कि n छात्र 30 ज़्यादा इसको अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है, 20 अंक अधिक है।
तो ये क्या करता है, 30% स्कोर कर रहा है मैक्सिमम मार्क्स का। तो जो पासिंग मार्क्स है उससे कितना है, 20 ज़्यादा है, 0 0 काट देते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, इक्वेशन बना लें तो 3m बराबर कितना हो गया, 10p प्लस 200, 10 का गुणा कर देते हैं। अब इन दोनों को हल कर लेना है, ठीक है ना। हमें पासिंग मार्क्स निकाल लेने हैं और मैक्सिमम मार्क्स निकाल लेने हैं। तो इस समीकरण में क्या करें, कोई भी दो हल कर लीजिए, पहले इसमें 2 का गुणा करके घटा देते हैं, तो ये 2 का गुणा करके घटा देते हैं तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 बराबर कितना आ जाएगा, 5p माइनस 275। तो 275 में 5 का भाग दे देंगे तो p कितना आ जाएगा, 55। p 55 आ गया, p की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स कितने आ जाएंगे, 55, 750, 250 आ जाएंगे। तो ये पूछा है, अब इनका प्रतिशत बताना है। तो 55 कितने परसेंट है 250 का, तो 250 का कितने परसेंट 55 है, तो ये आंसर आ जाएगा 22%। सिंपल निकाल देंगे परसेंटेज क्या होता है, ठीक है ना। किस तरीके से देखो, 250 का अगर आप 22% करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 11, 5 और 55, 25, 55 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम प्रतिशत देखेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पे पढ़ते हैं। तो 32 में पढ़ने के लिए क्या कह रहा है कि पहले थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, तो आपके पास तो खैर होता नहीं, छोटा छोटा लिखेंगे तो इसी को रफ कर लेते हैं। अब एक निश्चित धनराशि को 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज पर 1600 रुपये, साधारण ब्याज पे। तो साधारण ब्याज से अगर 1600 रुपये है तो 1600 रुपये जो ब्याज है, 1600 रुपये हमारे पास क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। तो 5% के और 2 सालों के लिए, तो 5 दूनी 10 और 10 का उधर गुणा कर देंगे, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 16,000। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, 16,000 है, ठीक है। और डायरेक्ट भी देख सकते हैं, डायरेक्ट किस तरीके से देख सकते हैं कि 2 वर्ष का है, 5% है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये 10% हो गया, 10% हो गया 1600, तो 100% कितना हो जाएगा, 10 का गुणा कर दोगे 16,000। ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब 3 वर्ष बाद समान ब्याज की दर से निकालना है, ठीक है ना। 3 वर्ष बाद समान ब्याज की दर से निकालना है, तो किस तरीके से देखो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 5% का ब्याज दर है, तो 5% कितना होता है, 5/100। अगर देखा जाए तो 1/20, ठीक है। तो कितना हो गया, 1/20। तो इस पे मिलेगा क्या एक साल में, ये कितना कम आएगा, 21/20। एक साल में 20 में 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमारे पास ये किस तरीके से आ जाएगा, अगर कमाएगा 20 रुपये में 1 रुपये मिल रहा है, तो यहाँ देखिए पहले साल में कितना मिलेगा, 20 में 21, 20 में 21 मिलेगा, 20 में 21, इस तरीके से। अब तीनों को गुणा कर दें, इन तीनों को गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 8,000। और इन तीनों को गुणा कर दें तो 21 गुणे 21 गुणे 21 आ जाएगा 9,261। तो इतना पैसा आया, इतना मूलधन था, इसको घटा दीजिए तो ब्याज कितना आएगा, ब्याज घटा दीजिए तो 1261 रुपये ब्याज आ जाएगा, ठीक है। 1261 ब्याज आया किस पे, 8,000 पे। 8,000 पे 1261 आया है, तो 16,000 पे कितना आएगा, इसका दुगना कर दीजिए। जब इसका दुगना करेंगे, गुणे 2 करेंगे 16,000 के लिए, जब गुणे 2 करेंगे 16 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2522, आंसर डी, सिंपल। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या कह रहा है, 33 कह रहा है कि 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक। तो 12 फरवरी 2022 से 11 फरवरी 2023 तक कितना हुआ, 1 साल हुआ पूरा, 1 वर्ष हुआ। 15% वार्षिक दर से पर साधारण ब्याज बताना है, तो बस इसका 15% कर देना 1 साल के लिए। तो इसका 15% निकाल देना है आपको, कितने का, 73,000 का 15%। ये तो हमारे पास कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा,
15 0 0, 15 तें 45, 15 सत्ते 105, तो 109। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। कौन सा आंसर? आंसर डी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 475 अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट है? 475 रुपये अंकित है और 15% छूट है, तो 475 पे 15% अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका 15% निकाल लीजिए, तो हम डिवाइड कर देते हैं। 5 दूनी 10, 5 तेई 15, ठीक है। 5 चौको 20, 5 9 45, 5 25। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 53 15, 3 9 27, 1 28/4। तो इसको जब भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 21.75। ये क्या आ जाएगा? 71.75 नहीं, 71.25। 4 7 28, 4 1 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं, जगह बना लें, ज़रूरत नहीं है वैसे इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, थोड़ा रफ करना पड़ेगा। तो ये तो क्लियर है, तो चलो ये थोड़ा सा रफ कर देते हैं यहाँ से, ताकि क्वेश्चन पढ़ने में आ जाए। चलिए, क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। कितनी देता है? 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। इस पे 8% का बिक्री कर लगा देता है, ठीक है। यदि ग्राहक बिक्री मूल्य सर इतने रुपए का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य बताना। क्या कर रहा है? 10% की छूट दे रहा है मान लो किसी पे, तो कितना हो गया? 90x, ठीक है, बटे 100। अब इस पर फिर से उसने क्या कर दिया? इस पर 8% लगा दिया, 90x बटे 100 गुणे 8/100। तो ये किसके बराबर कर दिया? ये बराबर है किसके? आपको दिया है 34,020 रुपये के बराबर। तो ये आपकी समीकरण है। इन दोनों से देखो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इन दोनों से ये कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 90x बटे 100। अगर हम x बटे 100 को बाहर ले लें तो क्या आ जाएगा? 90 प्लस 90 बटे 100 गुणे 8 इंटू x बटे 100 बराबर 34,020 रुपये। तो ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 9/72 आ जाएगा। ये गुणा कर देंगे तो 972 आ गया। कितना आ जाएगा? 972 बटे 100 x बराबर 34,020 रुपये। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 34,020 बटे 972 गुणे 100, ठीक है ना। जब इसको कट करेंगे तो हमारे पास, इससे कट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 350 ने 35 आएगा, लेकिन यहाँ 10 यहाँ भी बचेगा, यहाँ से ये 1000 हो जाएगा। तो ये 10 और आ जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, तो 35 आ जाएगा। 35 गुणे 1000 कितना हो जाएगा? 35,000। तो आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि और x का औसत x और 1/x का औसत m है, यानी कि x प्लस 1/x/2 कितना है? m। औसत m है तो योग कितना हो जाएगा? x प्लस 1/x 2m हो जाएगा। ये आपको दिया है। अब इसका औसत बताना है, किसका? x और x, यानी कि ये बटे 2 आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x² प्लस 1/x² बटे 2 आपको बताना है। तो ये कितना हो गया? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 बटे 2, ठीक है। और ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए 2m²। तो 2m² कितना हो जाएगा? 4m² माइनस 2 बटे 2, 2 2 2 2 काट दीजिए तो क्या आ जाएगा? 2m² माइनस 1, ऑप्शन ए। तो औसत और एवरेज का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला कह रहा है
कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है। तो 9 है यानी कि ऑड है, विषम है, तो 132 हो गई कौन सा मिडिल टर्म या एवरेज मेथड। 1 2 3 4 इधर है, 1 2 3 4 इधर है, और हमारे पास क्या है क्रमागत है, सम संख्याएँ हैं। तो 32 के बाद 34 36 38 और फिर क्या आ जाएगा 40, इधर आ जाएगा 30 28 26 24, ये 124 आ जाएगा। तो 124 और 140 का अंतर पूछा है, तो 124 और 140 का अंतर कितना हो जाएगा, आंसर 16, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 38 नंबर क्या कह रहा है कि चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 में 6 किलोग्राम चावल खरीद पाता है। ठीक है, तो चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो 25% की बात करें तो 25% हमारे पास क्या होता है 25/100 या 1/4। तो यहाँ पे रेशियो है 1/4। ठीक है ना, तो इन दोनों का रेशियो किस तरीके से हो गया 1/4 का, यानी कि 5:4 की बात करें तो 100 रुपये की चीज़ जो 125 वृद्धि थी वो कितनी थी, पहले 125 की हो गई, ये जो पहले कितने की थी 100 की थी। यानी कि रेशियो क्या डायरेक्ट भी देखें तो 5:4 था, इससे भी देखेंगे तो यही आ जाएगा 5:4 था। ठीक है, अब 5 में वो लेता था कितना, ये क्या बोल रहा है कि पहले वृद्धि हो गई और एक्चुअल 100 था। तो अब देखो हमारे पास है क्या 1200 में 25% वृद्धि हुई है, तो 1200 का जो 25% होगा वो कितना होगा 25 × 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 300, कितना 300 रुपये आ गया यहाँ पे। और 300 कितने हैं 6 kg के, तो एक का कितना हो गया भाग दे दो तो कितना हो गया 50 का। तो 50 है, 50 में जब वृद्धि में है तो 50 रुपये का मिल रहा है। ठीक है ना, तो ओरिजिनल में कितना मिलता, वृद्धि है तो 50 रुपये है, तो इसमें 5:4 को बांट दो तो सीधे सीधे 40 हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर डी। ठीक है, अगला देखते हैं। एक मिनट के लिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। 40 नंबर है क्या, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान कीजिए। तो गलत श्रृंखला हमारे पास क्या आ जाएगी, तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो 40 नंबर की अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहा है 4 7 13 24 34। तो इन दोनों का अंतर कितना है 3, इन दोनों का अंतर कितना है 6। तो अब कितना होना चाहिए 9, फिर कितना होना चाहिए 12, तो यहाँ 21 है तो क्या होना चाहिए 22। तो आंसर हमारे पास जो इनकरेक्ट है यहाँ का 22 होगा तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इनकरेक्ट नंबर क्या हो जाएगा, आंसर डी 21 नंबर क्या है इनकरेक्ट है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। दिए गए चित्र में व्यवस्थित घनों क्यूब की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्यूब की संख्या ज्ञात करनी है, तो क्यूब कितने हैं देखिए गिने हैं, तो 1 2 3 ये हैं, 4 5 6 ये हैं, और 6 × 3 कर देंगे 3 ये हैं, तो कितने हो गए 18 तो नीचे आ गए। ठीक है, फिर ये हो गए 19 20 21 22 23, और एक इनके नीचे होगा बीच में नीचे, तो कितने हो जाएंगे 24। कौन 23 और 19 और 22 और 20 के बीच में नीचे भी होगा, यहाँ पे एक नीचे घुसा होगा नीचे होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 24। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, एक क्वेश्चन है, यदि आपके पास 39 छूट रहा है, यदि आपके पास एक नियमित विस्फलक इकोसाहेड्रन है और आप इसे एक ऐसे समतल पर काटते हैं जो इसके 6 फलकों को काटता है, 6 फलकों को काटता है।
तो 6 को जब काट देगा तो हमारे पास 6 फलक बनाएगा, तो क्या बना जाएगा, आकार क्या होगा, षष्ठभुज हेक्सागन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेक्सागन की तरफ चले जाएंगे हम, फिर भी इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। 42 अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है। फिर से एवरेज मेथड लगा देंगे। 3 क्रमागत का 78 है योगफल, तो 3 से भाग दे दीजिए। 3 से जब भाग दे देंगे तो 3 दूनी 6, बीच में 26 होगी, और सम संख्याएँ हैं तो इधर 24 आ गई, इधर 28 आ गई। ठीक, तो ये संख्याएँ हो गई 24, 26 और 28, 3 संख्याएँ आ गई। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये तो दूसरी 26 हो जाएगी सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी पूछता तो 28 होता। अगर सबसे बड़ी पूछता तो 28 होता, लेकिन इसने क्या पूछा है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, पहली 28 है, दूसरी क्या है 26, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 43 में, विषम को चुनिए। के के बाद हमारे पास क्या है एल, तो +1 का अंतर है। क्यू के बाद आर +1, ए के बाद जेड, ये -1 हो गया। एफ के बाद जी +1, तो यही हमारे पास विषम है, तो आंसर हो जाएगा सी। 44 कह रहा है आकृति का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब सिंपल दर्पण इमेज बनानी है, तो इसे ऑप्शन से ही देख लेंगे। तो ये जो प्रतिबिंब आएगा तो ये पहले आ जाएगा, ठीक है ना। और ये तो अगर ऑप्शन को देखें तो सीधा सीधा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रतिबिंब, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन हो जाएगा मिरर इमेज। 45 है कि आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने तो बीच वाला अगर देखें तो बीच में कितने हैं, 1 2 3 4, फिर 4 तो ये हो जाते हैं, फिर वैसे दुगना कर देते हैं, कैसे 5 5 ये बनता है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, तो यहाँ पे 8 आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 9 10 11 12, 12 ये हो गए, फिर 13 14 15 और 16, तो आंसर हो जाएगा हमारा 16, ऑप्शन डी। 46 नंबर कह रहा है अनीश की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। एक महिला है, वो कहती है अनीश की ओर इशारा करते हुए कि अनीश है, मान लीजिए मेल है अनीश। अनीश की माँ ट्रायंगल से फीमेल बना लेते हैं। अनीश की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो अनीश की माँ और मेरी माँ की इकलौती बेटी, यानी कि वो क्या हो गया, खुद हो गई, यही महिला हो गई। इकलौती बेटी है तो महिला क्या हो गई, उसकी माँ हो गई, आंसर हो गया सी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हमारा कह रहा है 4 लोग 1 2 3 4 अलग अलग फल चुनते हैं, सेब, केला, चेरी और खजूर। अब कह रहा है जिस व्यक्ति ने सेब चुना है वह केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है। जिसने सेब चुना है वो केला के बगल में है, तो ये केला सेब के बगल में नहीं है, तो पहला गलत। केला सेब के बगल में नहीं है, दोनों तो गलत हो गए। ना कि उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना है, तो खजूर के बगल में नहीं है। तो सेब केला के बगल में तो यहाँ है, लेकिन यहाँ खजूर के बगल में भी है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या बचा, आंसर सी। और फिर बाकी अब देखने की जरूरत नहीं, फिर भी देख लेते हैं। जिस व्यक्ति ने चेरी चुनी है वह उस व्यक्ति के बगल में जिसने खजूर चुना है, तो चेरी वाला खजूर के बगल में है, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 48 नंबर कह रहा है कि इन फल ज्ञात कीजिए कि आकृति में दिए गए टुकड़ों में कौन सी आकृतियां हैं। तो इसको देखिए, जब इन दोनों को ऐसे मिला दोगे, इन दोनों को अगर हम मिलाएं किस तरीके से, ये जो आकृति रखी हुई हैं सिंपल तरीके से देखें, तो अगर इनको मिला दो, पहले को मिला दो किससे, ये इसके साथ जोड़ दो, ठीक है, ये इसके साथ कोना जोड़ दो जाके, फिर मिला दो, तो आकृति क्या बन जाएगी, बी। 49 हमारे पास कह रहा है कि असमान संख्याएं ज्ञात कीजिए। असमान संख्याएं, देखो ये 4 का स्क्वायर है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 7 का वर्ग है, 9 का वर्ग है, ये क्यूब है,
ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, और ये 2 का वर्ग है और 3 का वर्ग है। तो यहाँ सारे वर्ग हैं और ये क्यूब है, तो आसमान हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर सी। अब 50 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आरेख सेट महिलाओं, माताओं और माता पिता यानी कि जनक के बीच संबंध दर्शाता है। तो देखो महिलाएं हैं, ये महिलाएं हैं, तो माताएं तो सारी इसके अंदर आ जाएंगी क्योंकि हर महिला एक माता है, माता है तो महिला होगी होगी, ठीक है ना। और जनक बोला है, देखिए यहाँ पेरेंट्स बोला है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पेरेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि सारे पेरेंट्स माता ही हों, ठीक है ना। तो इसके ऑप्शन से देखेंगे तो यहाँ पे जा रहा था, ये तो गलत है, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ अंदर बना देंगे ये गलत हो जाएगा क्योंकि अगर ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स हमारे पास महिला होना, ये भी गलत है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए कि ये यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए था कि सारी महिलाएं माता हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसने तो दिया जो ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि सारी माताएं महिला तो हैं, तो माता महिला का सबसेट होगी, तो माता महिलाओं के सेट के अंदर आएंगी, पहली चीज़ ये बात हो जाएगी। लेकिन पेरेंट्स ये जो हैं ये क्या हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है, महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर तो पुरुष जा नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए था, बाहर आना चाहिए था, ये ऑप्शन गलत है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या इनकरेक्ट या रिव्यू में जाना चाहिए, ठीक है, इनकरेक्ट होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक तरीके से बोनस क्वेश्चन आपका होना चाहिए, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, सादस्य पूरा कीजिए। दस्ताने हाथ में पहुँचे जाते हैं तो मोजे कहाँ पहने जाएंगे, पैर में, तो हम सी। अगला है 52 नंबर, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में बैठता है तो गोताखोर पनडुब्बी में बैठता है, तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 53 है, एक सिलेंडर को उसके अक्ष के 45 डिग्री के कोण पर झुके समतल द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। कोई भी सिलेंडर है, सिलेंडर हमारे पास ये है, ठीक है, उसको 45 डिग्री के कोण पर ऐसे घुमाएंगे, तो 45 डिग्री के कोण पर जब घुमाएंगे तो जो आकृति बनेगी, क्योंकि बराबर नहीं है, तो ये क्या बनेगा, जब रोटेशन होगा तो ये क्या बनेगा, ये इस तरीके से अगर घुमाएंगे तो क्या बनेगा, दीर्घवृत्त। तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला कह रहा है यदि कैट का कोड DBU है, कैट का कोड क्या है हमारे पास, DBU है, तो कोड डॉग का बताना है। तो कैट को देखते हैं कैसे किया है। कैट डी यहाँ से C में +1 किया, A में +1 किया, T में +1 किया, तो सारे नंबर में +1 हुआ है, तो डॉग में भी +1 होगा। डॉग के बाद D के बाद क्या होता है, E, O के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, P, और G के बाद क्या आ जाएगा, H, तो आंसर हो जाएगा B, ठीक है। अगला है 55 नंबर, कोड के अनुसार 0, 1, 2, 3 को क्रमशः ABCD द्वारा दर्शाया। तो B कितना है हमारे पास, B है, A है 0, B है कितना हमारे पास 1, E है 4 माइनस, D है हमारे पास कितना 3 है, A है 0, तो 5 में से 3 चले गए, कितना आ गया 2, बहुत ही आसान, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। 56 कह रहा है श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, देखो देख लें, 3 का गुणा किया 2, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, ठीक है, 18 चौक 72, 72 पंचे 360, तो अगली संख्या गुणे 6 होगी, तो गुणा 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2100, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2160। तो पैटर्न हमारे मिल गया, तो आंसर हो गया ए, ठीक है। पहले क्या हो रहा है इसमें, पहले हो रहा है किसका गुणा, 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का गुणा, फिर 5 का गुणा, तो अब क्या होगा 6 का गुणा, तो आंसर हो गया। अब 57 क्या कह रहा है,
57 कह रहा है 6 सदस्यों के परिवार में ए बी सी डी ई और एफ में 2 विवाहित जोड़े कितने हैं? 2 विवाहित जोड़े हैं। डी एक शिक्षक है। अगर डी की बात करें तो पुरुष है, तो पुरुष को सर्कल से बना लेते हैं, और ये क्या है? शिक्षक है। ठीक है, डी एक शिक्षक है और ई का पिता है। ई का पिता है। अब ई मेल और फीमेल नहीं दी गई है। ठीक है, एफ ई की दादी है। ई की दादी है एफ, तो यानी कि एफ फीमेल है, यानी कि वो दादी है, तो डी की माँ हो गई। ठीक है, दादी हो गई है। अब उसने कहा है एफ ई की दादी है और एक गृहिणी है, ये गृहिणी है। सी एक वकील है और ए से विवाहित है। सी वकील है, ए से विवाहित है, तो एक जोड़ा तो ये हो गया, ये दिया है, लेकिन यहाँ रिलेशन नहीं दिया है। ठीक है, बी पुरुष नहीं है। क्या? बी पुरुष नहीं है। बी पुरुष नहीं है यानी कि क्या है? महिला है। अब देखिए बी, तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है? एक जोड़ा तो ये हो गया, दो जोड़े हैं। तो देखो जोड़े की बात करी जाए तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, जोड़े पे जाएंगे तो दादी है, गृहिणी है, डी शिक्षक है। ठीक है, तो महिला पति पत्नी तो हो नहीं सकते, तो यहाँ जोड़ा नहीं बन सकता। शिक्षक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बी अगर हमारे पास इससे महिला से हो जाएगा तो ये माँ बन जाएगी, ये इसकी पत्नी हो जाएगी, तब ये जोड़ा बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा? जोड़ा। और बी ई से किस प्रकार संबंधित है? ये तो बी पत्नी भी हो सकती है, क्योंकि अगर हम बी की बात करें, बी के बारे में बात नहीं किया गया, तो अगर बी को ई से जोड़ दें तो ई हमें पता नहीं है, ई नहीं पता है कि महिला है कि पुरुष है, महिला है या पुरुष, ये हम कह नहीं सकते। ठीक है ना, लेकिन डी शिक्षक है यानी कि पुरुष है, तो ये यहाँ पे जोड़ा ये बन सकता है, ये एक जोड़ा ये बन सकता है। अगर ये जोड़ा बन गया तो ई की क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। लेकिन पूरी कन्फर्मेशन यहाँ पे क्यों नहीं है? वैसे माँ हो जाएगी। लेकिन अगर ई पुरुष है, तो ई अगर पुरुष है तो बी इसकी वाइफ भी हो सकती है दूसरा जोड़ा बनाने के लिए। अगर बी वाइफ हो जाएगी तो पत्नी ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन का यूज करेंगे तो। चलिए अगला देखते हैं, 58 नंबर। तो 58 नंबर हमारे पास क्या कह रहा है? ये हिंदी में आ गए, इनको जल्दी जल्दी करते हैं। एक और अजगर ही लकी और मृगाए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या? विकल्प बटो ही बीच ही परियो मूर्छा छाए, तो प्रयुक्त रस बताना है 58 में। तो इसमें क्या है? अजगर है, मगरा रहा है, तो यहाँ क्या है? भयानक रस है, तो आंसर क्या हो जाएगा? भयानक रस। उसके बाद 59 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? शब्दालंकार कौन नहीं होता है हमारे पास? रूपक, तो आंसर हो जाएगा बी। जब दो व्यंजक एक साथ मिलते तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो व्यंजक एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजक, तो आंसर हो जाएगा डी। 61 अगम आगम शब्द का सही अर्थ है? अगम होता है ना चलने योग्य यानी कि दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। ठीक है, तो ना चल पाने योग्य यानी कि दुर्लभ हो गया। आगम क्या हो जाता है? उत्पत्ति, किसी चीज़ की उत्पत्ति, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 62 की बात करें 62 के, तो निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थी शब्द बताना है। मूक की बात करें तो मूक का शांत है, विवश नहीं है, गूंगा है, चुप है, तो आंसर नहीं पूछता है, तो आंसर बी हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक अपनों से क्या छुपाना? आप भला तो जग भला, या मेरी निजी पुस्तक आ जब, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप भला तो जग भला। ठीक है, निजवाचक का। अब 64 की बात करें, क्या भूलूं क्या याद रखूं? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो क्या भूलूं क्या बात करूं कौन सा भाग है? पहला भाग है। 65 नंबर, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन से थे? तो प्रथम विजेता थे माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन ए। ठीक है। 66 में
निम्नलिखित में से वृद्धियोदर शब्द का सही संधि विच्छेद कौन है? तो वयोवृद्ध का होता है वया प्लस वृद्ध, ऑप्शन डी। ठीक है। 67 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? रमेश कुंदल मेघ को, तो ऑप्शन बी। 68 देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में तत्पुरुष समास है, तो आंसर डी। जुबान पर लगाम ना होना, अगला है जुबान पर लगाम ना होना 69। तो जुबान पर लगाम ना होने का मतलब क्या होता है? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, आंसर डी। ठीक है। अगला 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो अमृत का कौन सा नहीं होता है? क्षीर। क्षीर सही है। क्षीर क्या होता है? दूध। कहावत सुनी कि नीर क्षीर, बाकी सारे पर्यायवाची हैं। 71 की बात करें तो कौन सा वर्धंत नहीं है? वो क्या है? टा। कौन सा हो जाएगा? टा। ये क्या होता है? मूर्धन्य होता है। ठीक है। 72 नंबर की बात करें, मैंने आम खा लिया है, तो मैंने आम खा लिया है तो क्या हो जाएगा? ये आसन्न भूतकाल, ऑप्शन सी। 73 किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए जो एक में ही आस्था रखता है उसे क्या बोलते हैं? अनन्य। ठीक है। 674 निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? तो धमाका का मतलब आका। ठीक है। और कहीं यानी लड़ाकू का मतलब आकू, उड़ाकू मतलब आग, छिलका, तो आंसर ए ही सही हो जाएगा आपका। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए 75 में। तो मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, तो कलाओं की नहीं होती है, कला होगा, तो ये गलत है। साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, ये सही है। ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, कह रहा है इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है, तो आयु यहाँ नहीं होगा क्योंकि आयु की गणना के लिए नहीं दी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है इसके लिए? अवस्था, तो ये गलत हो जाएगा। वो चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा, ये भी गलत है। वो चाहे ना आए तुम्हें आना होगा, तो सही आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। 76 सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सुनिए। वर्षा, जनता, ये हमेशा एक वचन में होते, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। तो प्राण बाल बहुवचन है, होश लोग बहुवचन है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास ऑप्शन रफ कर देते हैं पहले, फिर से आंसर है ए, ऑप्शन ए। 77 है, राजा शब्द, राजा किसका होता है? नरेंद्र का, तो आंसर डी। 78 निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां, गलत है, अनेकों गलत है। भारत में अनेक जाति है, ठीक है, ये भी गलत है, जाति नहीं होगा। भारत में अनेकों जाति है, गलत है, तो आंसर सही है, भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन ए। 79 बी, विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन बी। पहला वाला कौन सा है? ये अगर हम बात करें तो पहला हमारे पास है कौन सा? विवरण चिन्ह। सी कौन सा है? ये अल्प विराम है, कामा, और ये डैश निर्देशक। अगला देखते हैं 80 नंबर, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? विशेषण के अच्छा, तुम घर जाओ, यहाँ नहीं है। अच्छा है कि वह अभी आ गए, तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है, तो यह उसकी विशेषता बता रहा है, स्थान की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, जिसमें विशेषण के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी बता रहा है। 81 प्रेम सागर के रचनाकार, प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल। 82 अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? अनावर्त का हमारे पास क्या हो जाता है? जो कभी दोहराया ना गया हो, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 83 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म पुल्लिंग है? तो क्षेत्र, रीति, क्षमा, घटना में क्षेत्र हमारा पुल्लिंग होता है।
84 की बात करें, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है? वह आई हो तो चिट्ठी उसे दे देना। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या है? अगर आई हो तो संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है। अब 85, असोच असोच शब्द युग्म का सही विकल्प बताना है। तो क्या बताना? असोच का। तो असोच असोच का बताना है। तो हमारे पास अगर हम बात करें तो असोच होता है बिना सोच के और शौच होता है अशुद्धि। तो आंसर हो जाएगा सी। 86, आग लगने पर कुआं खोदना। इसका मतलब क्या है? मुसीबत आने पे, जब मुसीबत आ जाए तब उसका समाधान सोचना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ऑप्शन डी। 87 है, जिसे सरलता से ना पढ़ा जा सके, जिसे सरलता से नहीं पढ़ा जा सकता है वो हमारा हो जाएगा, अच्छा गलत, उल्टा पढ़ा। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके सुपाठ, आंसर सी। 88, निम्नलिखित में कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग बताना है। तो यहाँ पे प्रभाव, ओढ़ना, अपवाद, पराजय। तो यहाँ पे हमारे पास उपसर्ग किस में नहीं है? ओढ़ना में। यहाँ पे क्या आई है? प्रत्यय है। ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ है 89 में, समास का शाब्दिक अर्थ है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। तो आंसर हो गया जी। अब अगला क्वेश्चन गद्यांश पैराग्राफ में है। तो पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ क्या कहता है? शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुँच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुँच गए हैं और इस बंद गली में पहुँचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ विकसित करने की आवश्यकता है। तो पैराग्राफ जोर दे रहा है किसका? नैतिक और आत्मिक मूल्यों को विकसित करने पर। ठीक है, आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए, कि विज्ञान से हम सब कुछ भस्म कर लें। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र हित की क्षुद्रता बन जाती है, व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। ये पैराग्राफ है। तो इसमें क्वेश्चन है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म और कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। जीवन शैली में आत्मसिद्ध गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ अगर पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पे बात जो की गई है वो यहाँ पे क्या गया है? शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या? इसका क्या हो जाएगा? भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है, हो गया नहीं है, कर दिया है। जहाँ भौतिक, जब तो जीवन को हमारे पास क्या है? साहित्य, धर्म और कला चेतना से निर्वासित हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और डी में भी देखो जा सकता है। 91, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, इसमें अणु विस्फोट के बारे में बोला गया है यहाँ पे,
यहाँ पे अणु विस्फोट, जिसने विज्ञान और भस्मासुर का हाथ, व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर अणु विस्फोट की मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, ऑप्शन सी। बयान में आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है। क्यों शंकालु है, क्यों शंकालु हो गया है, शंकाग्रस्त क्यों है, लास्ट में बताया प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व में शंकाग्रस्त क्यों है, क्योंकि अपरिमेय भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है। तो आस्थावान क्या मतलब क्या है, वह विज्ञान की दर्शन शक्तियों से भयभीत है, वह उसका आत्मविश्वास लुप्त हो जा रहा है, मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। तो यहाँ पे बात की गई है अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी, उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है, ठीक है, आस्थावान नहीं है। तो मानव ईश्वर के प्रति की बात ही नहीं हुई है, उसका आत्मविश्वास हमारा पास क्या हो जा रहा है, लुप्त होता चला जा रहा है, ठीक है। जैसे ऑप्शन ए में इससे भी निर्वासित हो चुका है, लेकिन इस पर भी जाएंगे क्योंकि भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो रहा है। हमारी 93 हमारी विज्ञानागत शिक्षा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो हमारी विज्ञानागत शिक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है क्या, जीवन का एकांगी विकास, गतिशील जीवन का प्रयत्न, जीवन का अपरिसीमित भौतिक विकास और जीवन का सर्वांगीण विकास। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है आज का मानव अपने व्यक्तित्व हमारी विज्ञानगत शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो यहाँ पे देखें तो पूछा है आस्था कहाँ पे हो रही है, प्रत्येक क्षण क्वेश्चन था हमारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जीवन का ये है। वहाँ साहित्य, कला और धर्म दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। किसने बना दिया है, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर। हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला और दर्शन चेतना बहिष्कार मानव विकास को एकांगी बना दिया है, ठीक है। और उसके बाद इसमें विज्ञान और शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन की पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकल के मनुष्य के हाथ में पहुँच गए, विज्ञान के हाथ में पहुँच गए हैं और इस बंद गली में पहुँचने का अर्थ मानव जाति नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिसने विज्ञान हमारे भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता या राष्ट्र की क्षुद्रता बन गया हो गया तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर यह विस्फोट अपरिसीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है, ठीक है ना। तो प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त कब है, क्योंकि असीमित जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या, जीवन का अपरिसीमित भौतिक विकास जो यहाँ पे दिया है, अपरिसीमित भौतिक विकास। अगला है 94 मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है। तो कैसे रोका जा सकता है, नैतिक और आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, ठीक है ना। एक बार फिर से जल्दी जल्दी पढ़ा है, फिर भी पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जीवन का एकांगी विकास के बारे में भी बताया गया है। अगला क्वेश्चन है 95, क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेच दिया, ठीक है, किस तरीके से, और यदि वह इसे 35% कम में खरीदता और इसे 7 से बेचने में कम बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। तो यहाँ अगर देखें तो उसने क्या किया है कि अगर 100 का था तो 125 पे 25% में 125 का बेचता,
ठीक है, यहाँ पे किया ये। अब ये कह रहा कि अगर 35% लॉस पे यानी कि 65 रुपये में बेचता तो उसे 36% की, इससे 36% का लाभ होता है तो इसका 36% निकाल देते हैं। 36% 65 का 36% निकालेंगे कितना आ जाएगा 23.4, इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 88.4। तो ये 88.4 आ गया। तो यहाँ पे 125 रुपये मिलते हैं, 128 रुपये पे ये बेचता, ये मिले, तो अंतर इन दोनों का कितना हो गया, अंतर निकालेंगे तो कितना हो गया 36.6। ये कितना प्रतिशत है, ये प्रतिशत दिया है कितना 732 का। तो क्या कर देंगे, जो हमें निकालना है रिक्वायर वैल्यू हमारे पास एक्स क्या हो जाएगी 732 बटे 36.6 गुणे 100। यहाँ से एक जीरो आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 गुणे 100 2000 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी 2000। ठीक है, तो 2000 रुपये का कॉस्ट प्राइस यहाँ मिल जाएगा। अगला देखते हैं, एग्जामिनेशन को VCZ के रूप में कोटिबद्ध किया गया है तो रिटर्न को किस प्रकार किया जाएगा। तो एग्जामिनेशन को देखो तो अगर ई को देखें तो ये अपोजिट है ई, ठीक है, वहाँ से क्या होता है ABCDE, ये 5वें नंबर पे है, उल्टे में V होता है UVXYZ। अगर हम देखें एक दूसरे को, X का अपोजिट क्या है C, A का अपोजिट क्या है Z, M का अपोजिट N, तो ये अपोजिट शब्द दिखे हैं। तो रिटर्न में W का अपोजिट कितना हो जाएगा D, R का अपोजिट कितना हो जाएगा I, I का अपोजिट कितना हो जाएगा R, तो DIR से ही हमारा ऑप्शन आ जाएगा आंसर D। अब देखते हैं 97। एक कक्षा में शाम्भू ऊपर से 10वें और नीचे से 36वें स्थान पे है। ऊपर से 10वें है, ऊपर से कितना है, ऊपर से अगर हम देखें तो ऊपर से क्या है 10वें स्थान पे और नीचे से 36वें स्थान पे। तो ऐसे केस में क्या करेंगे 10 + 36 और -1, जब दोनों इंक्लूड करना है तो एक घटा देंगे, वहाँ पे अंतराल का लेना है तो कितना आ जाएगा 46 - 1 45। तो आंसर हमारा आ जाएगा आंसर ये, ठीक है ना। जब उनके बीच के निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं B - A B + A -1, इतने बच्चे उस तरीके से निकल आ गए, ठीक है। बॉटम से 98 की बात करते हैं। KL की पत्नी है, KL की पत्नी है, तो यहाँ महिला को हम बना लेते हैं ट्रायंगल से। K है पत्नी किसकी, L की, पुरुष को सर्कल से बना लेते हैं L। अब ये क्या कह रहा है, KL की पत्नी है और ML की बहन है, M है इसकी बहन, ये बहन है सिस्टर, ट्रायंगल से बना देते हैं M इसकी सिस्टर है, ठीक है। अब NK की बेटी है, NK की बेटी है, तो K की बेटी है N, यहाँ पे N, ठीक है। अब ये कह रहा है NK की बेटी है, जबकि OM की माँ है। O ये सिस्टर है, ये भाई है, ये दोनों का रिलेशन भाई बहन का है, तो O इसकी माँ है। O क्या है, ये माँ है। तो जब ये O माँ है, L की माँ है, ये पत्नी है, बेटी है, तो पूछा OK से क्या, OK का क्या संबंध है, तो पति की माँ क्या हो गई सास। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन C, सास, मदर इन लॉ, ठीक है। अगला देखते हैं 99। संकला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या किया है, 6 का गुणा किया है 4 से, फिर इसमें गुणा किया है 5 से, फिर इसमें गुणा किया है 6 से, तो अगला गुणा होगा 7 से। तो 720 में 7 का गुणा कर दीजिए, 720 में 7 का गुणा कर देंगे 5040, आंसर B। 100 दी गई संकला में से विषम
विषम को बताना है। तो यहाँ पे देखिए 86 में 4, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, तो यहाँ भी 4 का अंतर होना चाहिए, यानी कि यहाँ होना चाहिए 470। फिर ये 4 का अंतर और 4 का अंतर होगा तो यहाँ ये संख्या हमारे पास विषम है, यानी कि गलत है, तो आंसर है बी। 101। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी करती है, तो समय कितना लगेगा? तो समय बराबर क्या आता है? दूरी कितनी है? 250 किलोमीटर। चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो काट देंगे तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा? 5 घंटे। तो आंसर हो गया सी, बिल्कुल सीधा सवाल है। 102। निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या कौन सी है? तो लुप्त संख्या की बात करते हैं, तो यहाँ पे पहले किसका किया है? फिर से देखिए 6 का गुणा किया है, फिर 18 95 5 का गुणा किया है, फिर 5 के बाद 4 का गुणा किया है, फिर 3 का गुणा किया है, फिर 2 का गुणा किया है, तो अगला 1 का गुणा होगा तो यही संख्या आ जाएगी। जब 1 का गुणा, फिर 0 का गुणा हो जाएगा 0, तो 2160 ही आंसर हो जाएगा। 103। 103 क्या कह रहा है? अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है? 11 से 28 75 78, 11 में कितना जुड़ गया है? 28 प्लस का हुआ है, फिर प्लस का कितना हुआ है? यहाँ पे 28 के बाद बात करें तो 36 जुड़ा है, फिर यहाँ पे कितना जुड़ा है? 8। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी 8 का प्लस 8 का इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ प्लस 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कितना जुड़ेगा? 52। तो 52 जोड़ दीजिए किसमें? 119 में। 119 में 52 जोड़ देंगे 171, आंसर डी। ठीक है। 104 क्या कह रहा है? यदि इंसेक्ट को क्या कह रहा है? इंसेक्ट को देखो ये किया गया है, आई से जे, एन का ओ, एस का टी, ई का एफ, सी का डी, टी का यू, सब में क्या किया है? +1 ही किया है कि नहीं किया है? ठीक है। और एच का क्या? एच का आई, ओ का पी, यू का वी, इसमें भी +1 चला है। तो कह रहा है बटरफ्लाई को कैसे करेंगे? तो +1 कर दीजिए। तो बी का क्या हो जाएगा? सी, यू का वी, ठीक है। टी का हमारे पास क्या हो जाएगा? बटरफ्लाई के बाद ये टी का यू, फिर टी का यू, ई का एफ, यहीं से आंसर ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। 105 कह रहा है कि 9 5 4 7 4 को लिखा गया KG9FF। तो देखिए ये के क्या है? ये 11 हो गया, जी कितना है? 7 हो गया, ये कितना हो गया? 6 हो गया नंबर में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 7 9 हो गया, 4 6 हो गया, यानी कि +2 का हर नंबर में ऐड किया गया है 2 11 पोजीशन पे। तो 8 के बाद क्या आएगा? 10, 2 को 4, फिर 1 को 3, फिर 4 को 6, 3 को 5। तो यहाँ नंबर रख देते हैं। जे का 10, डी का 4, सी का 3, एफ का 6, ई का 5। तो ये हमारा नंबर बन जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? JDCFE, ऑप्शन ए। तो ये नंबर पे है। नंबर क्या होता है? ए को 1 लेते हैं, बी को 2 लेते हैं, और डॉट जेड को फिर 26 तक ऐसे जाते हैं। नंबरों पे क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। ABC का औसत वजन है, तो औसत हमारे पास क्या होता है? एवरेज। योग बराबर क्या होता है? औसत गुणे संख्या, कितने होता है? तो ABB का औसत वजन ये है, तो यानी कि A + B + C हो गया 60 × 3, यानी कि 180। और B और C, A और B का औसत है, तो यानी कि A + B हो गया 60, औसत योग 2 से गुणा कर देंगे। B और C का कितना हो गया? 70 है, तो औसत 70, 2 गुणा कर देंगे 140। तो बोल रहा है, पूछ रहा है आपसे, तो B का वजन क्या है? तो देखो
इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ए 2BC आ जाएगा, इसमें घटा दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से जब घटा देंगे तो देखिए कितना हो गया 200, 200 घटाएंगे 180 में कितना आ जाएगा 20, तो आंसर आ जाएगा बी, ठीक है ना। तो बी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 107 कह रहा है, वेन डायग्राम पे है, 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 क्रिकेट खेलते हैं, 15 टेनिस खेलते हैं, 5 दोनों खेलते हैं, 2 हैं इस तरीके से। 40 छात्र हैं, 5 दोनों खेलते हैं, एक क्रिकेट खेल लेते हैं टेनिस, 15 टेनिस खेलते हैं, 15 क्रिकेट खेलते हैं, तो बच्चे कितने यहाँ 10 और यहाँ 10। कुल है हमारे पास, कुल छात्र कितने हैं 40 हैं, टोटल 40 हैं। ये कितने हो गए 10 5 15 10 25, तो ना खेलने वाले कितने हो गए 15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सी, ठीक है। 15 कुछ नहीं खेलते। अब 108 में दिया गया है कि दिया गया पाई चार्ट वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों करोड़ में दर्शाता है। जो लोक निर्माण विभाग PW अपनी चरण 2 परियोजनाओं के लिए एकत्र करने की योजना बना रहा है। बाजार ऋण ग्रह, विदेशी सहायता, SPVF, टोल, वार्षिक। पूछा क्या है, एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से 4,910 करोड़ के साथ परियोजना का समर्थन करने के लिए, तो इसमें गए टोल में, किसमें, टोल में हमें पहले से दे रखा है कितना 4,910। अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान, तो 20% का कमीशन देना है, इतना लेना है और 20% कमीशन देना है, तो कुल कितनी राशि इकट्ठी कर देंगे, तो इसका 20% और जोड़ दीजिए, इसका 20% हम कमीशन देंगे, तो ये लो, ये हो गया हमारे पास 10 से 10 कट गया, 2 का गुणा कर दीजिए 491 में, 491 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया 942। इतना अतिरिक्त देना पड़ेगा, और पहले कितना था 4,910, इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 8, इतने रुपए आपको अनुमानित करने पड़ेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका सी। अगला देखते हैं, ये तो इंग्लिश में ही है, इसका आंसर तो सी है हमारे पास। 109 क्या कह रहा है, अगर डायरेक्शन का फिर से आ गया डायरेक्शन, तो इस तरीके से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो देखो इस क्वेश्चन में किया गया है कि पुलिस वाले क्वेश्चन मेंटल एप्टीट्यूड के नहीं पूछे हैं, पुराने पैटर्न पे ही वापस चला गया है। ये कह रहा है कि y x के पूर्व में, अगर ये y है वो x के पूर्व में, ठीक है, और z के उत्तर में, z के उत्तर में तो z दक्षिण में होगा, और p z के दक्षिण में, p z के जो z के उत्तर में, y x के पूर्व में हो गया, जो z के उत्तर में, जो z के उत्तर में होगा, यदि p z के दक्षिण में, p z के क्या है दक्षिण में, तो p z के दक्षिण में चल देते हैं, z का दक्षिण यहाँ पे आ गया p है, तो यहाँ पोजीशन पूछिए कि y और p कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास, देखो ये पे क्या आ जाए डायरेक्शन में, ये कहाँ आ जाएगा, अगर यहाँ था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम, आंसर बी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत श्रृंखला बतानी है, तो गलत, 1 का गुणा किया 12 का, फिर 12 गुणा किया 144 आ गया, फिर 12 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 12 का जब गुणा करेंगे तो यहाँ 8 आना चाहिए, तो यही गलत संख्या हो गई, तो हमारे पास 1782 क्या है गलत संख्या हो जाएगी, क्योंकि फिर से इसमें क्या होना चाहिए 12 गुणा। ये तीसरा क्वेश्चन है इस टाइप का, इस पेपर में गलत संख्या पूछी है। 8 आ जाएगा तो फिर 12 गुणा करेंगे तो देखो 6 आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये तीसरा क्वेश्चन है। 111, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, एक लड़की परिचय दे रही है, किस तरीके से, चलो डायग्राम बना लेते हैं। लड़की है तो एल ले लेते हैं। एक लड़की ने लड़के का परिचय देते हुए कहा, लड़की है क्या गई, मेरे चाचा, चाचा है तो पुरुष को हम स्क्वायर से बना देते हैं, चाचा हैं।
ये मेरे चाचा के पिता, इनके पिता, चाचा के पिता क्या हो गए, फिर से पुरुष हो गए, यानी कि कौन से, दादाजी की बेटी, इनकी बेटी आ जाए तो इनकी बेटी क्या हो गई, इसकी लड़की की, इनकी बेटी हो गई है। तो लड़की की ये क्या हो गई, ये तो बुआ हो गई। ठीक है। और का लड़का पुरुष हो गया, तो ये लड़का हो गया। तो ये किस तरीके से एल इससे लड़के से ये लड़की रिलेटेड है, तो लड़का भाई होगा। तो गर्ल किस तरीके से रिलेटेड है, तो लड़की क्या कहलाएगी, इसकी बहन। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। चलो 112 का देखिए फिर आ गया। यदि पश्चिम को देखो, पश्चिम को क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये कह रहा है कि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए, इससे बदल दिया जाए पश्चिम को। कितना रोटेट कर दिया तुमने, 45 डिग्री। कितना रोटेट कर दिया है तुमने, 45 डिग्री रोटेट कर दिया है। पश्चिम को किस में बदल दिया जाए, दक्षिण पश्चिम में। इतना घुमा दिया, तो अब ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये आपका नया एक्सिस। अब इसको वेस्ट को कर दिया है, पश्चिम को आपने दक्षिण पश्चिम कर दिया है, ये ईस्ट कर दिया है। इसी तरीके से पूरा घूम जाएगा। तो उत्तर कहाँ चला जाएगा, जो उत्तर है वो यहाँ आ जाएगा। आपने पश्चिम को क्या किया है, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया है यहाँ से, तो उत्तर यहाँ आ जाएगा। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो उत्तर बदल जाएगा। तो उत्तर किस दिशा में, किसने बदल दिया, उत्तर हमारे पास कितने में आ जाएगा, ये उत्तर कहाँ आ जाएगा, उत्तर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन सी में, उत्तर पश्चिम ऑप्शन सी में पहुंच जाएगा। ठीक है। अब आते हैं जीएस पे। ठीक है। तो जीएस को जल्दी से देख लेंगे, कोई इशू नहीं है हमारे पास। मैथ रीजनिंग इसमें एप्टीट्यूड नहीं आया है, तो रीजनिंग को फटाफट देख लेते हैं जीएस को। 13 द स्कॉटलैंड लेटर किसने लिखी है, किसने लिखी है, एथोलियन हॉनर्स ने, तो ऑप्शन डी। 114 उपभोक्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्टिक्स नामक सुविधा है, किसमें, स्नैपचैट में। ठीक है। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ है, पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम। 116 वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएससी क्या करता है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, तो ऑप्शन डी। 117 जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया था, ऑप्शन डी। 118 निम्नलिखित में कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है, तो जर्मनी ने इसका बनाया था कौन सी, सिगफ्रीड लाइन बनाई थी, जिसको मैगिनोट रेखा भी कहते हैं, लेकिन जर्मनी ने सबसे पहले बनाई थी कौन सी, सिगफ्रीड लाइन, तो आंसर हो जाएगा सी। 119 विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो विदेश व्यापार महानिदेशालय किसके आता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के। ठीक है। विदेश का व्यापार उद्योग मंत्रालय के व्यापार उद्योग में आएगा। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व है, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, कार्बन, यूरेनियम, तो परमाणु के लिए यूरेनियम होता है। कौन सा यूरेनियम है, टाइप नहीं पूछा है। 121 नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर में आता है, तो आंसर डी हो जाएगा। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर, तो आंसर डी आ जाएगा। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय कौन था, गृह मंत्रालय हमारे पास किसके पास था, अमित शाह के पास। इनके पास क्या था, रक्षा मंत्रालय, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1885 में। ठीक है। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ है, भारत का पहला हवाई अड्डा बॉम्बे में। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं में जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है, पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा हमारा क्या है, 20 लाख, ऑप्शन ए। में दुर्भावनापूर्ण फाइलें छवि उपयोग करके हैकिंग को अपने खाते से जानकारी चुराने को क्या कहते हैं,
इमेज फिशिंग, ठीक है ना, इमेज फिशिंग कहते हैं। वीपीएन क्या होता है, वीपीएन से तो हमारे पास क्या हो जाता है, एक दूसरे लोकेशन बदलते हैं, तो छवियों के लिए इमेज फिशिंग यूज होती है। 128 क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है, जाग्रेब, आंसर सी। 129 आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करने के किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है, या आतंकवादी संगठनों की सुरक्षा हमलों और अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करता है, या अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार करता है, अधिकारियों को संभावित खतरों से तेजी पहचानने में सहायता करता है, या सेना की क्षमता को मजबूत करता है। तो सूचना साझा करने में सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो सब क्या होगा, पहला ऑप्शन आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है, ठीक है। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है भूटान। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, गूगल नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा गूगल, वो सर्च इंजन है। 132 निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण त्वरित यूट्रोफिकेशन है, त्वरित वाला कौन सा है, जल प्रदूषण, तो आंसर हो जाएगा बी। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन से थे, तो 2014 में हुआ था, 14 बोल रहा हूँ, जब 2019 में 20 में मोदी जी ने किया था तो अजित पटेल थे, और इसका आंसर है 133 का अमन चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, ऑप्शन सी। 134 की बात करें, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हमारा कौन सा है, भाग 4, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। 135 पुस्तक ए लाइफ मिसस्पेंट किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है हमारे पास पुस्तक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, सही है, श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन, जलवाष्प, तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन ए। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से थे, सुब्बा राव क्रिकेट से थे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का क्या है, सबसे लंबी नदी हमारे पास क्या है, गोदावरी। एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है, एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या होता है हमारे पास, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, सी, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, ये देखो डाउटफुल है, लेकिन इसमें क्या होगा, दृष्टिहीन में ये 1986 का है, अप्लाई हुआ था, ठीक है ना, बाकी सब अलग अलग हैं, तो इसको अभी रखते हैं, लेकिन संभावित में दृष्टिहीन हो सकता है, बाकी इसको देखना पड़ेगा, ठीक है, बाकी असंगत लग रहे हैं यहाँ पे। 141 अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं, तो कौन सी होती हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि गुणात्मक अनुसंधान विधियाँ होती हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। BRI का पूर्ण रूप क्या है, BRI का पूर्ण रूप हमारे पास क्या होता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हिंदी में, ऑप्शन ए। 143 विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं, तो जिसके लिए वो काम करते हैं सुरक्षा में डालता है, उसको बोलते हैं स्पीयर फिशिंग, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 144 पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी, तो पहली बार जुलाई 2000 में। 145 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद स्थापित किया गया था 2006 में, ऑप्शन ए। 146 अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, रस कुक, ऑप्शन डी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, पाकिस्तान।
आंसर डी। 148, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? उसके लिए महाराष्ट्र। वारली चित्रकला के लिए हमारा कौन जाना जाता है? महाराष्ट्र। चिकनकारी एक पारंपरिक चिकनकारी के लिए लखनऊ। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, और भूटान वाला भी रिपीटेड था। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो महासागरीय अम्लीकरण में क्या होता है? समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। तो आंसर ए। ठीक है, तो ये आंसर है। अगर कुछ एरर हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। ठीक है ना, तो जो भी एरर हो सकती है क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो पहले से ही हम कह देते हैं किसके लिए, किसी भी एरर के लिए हम पहले से ही आपसे माफ़ी मांग लेते हैं। अगर हो तो आप करेक्ट करा दीजिएगा, आपका बहुत बहुत आभार होगा। और आगे जाके अभी आंसर की है, ये क्या है, अभी आंसर की तरह बताया है। आगे आपको इनके डिटेल सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, जैसे टैब में डिटेल सोल्यूशन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन टैब्स में आगे ऐड कर दिए जाएंगे। तो अगर कोई भी गलती हुई होगी तो उसको सुधार दिया जाएगा। ठीक है ना, आपको कोई गलती मिलती है तो ज़रूर बताइएगा। चलिए, आपके एग्ज़ाम के लिए गुड लक, और आगे आने वाले पेपरों को भी टाइम से देख लीजिएगा। उसी पैटर्न में आएगा कि जैसे जैसे आगे के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे आपका परसेंटाइल इंक्रीज करना पड़ेगा।